सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को ये लोग ठुकरा कर अमित शाह को मंत्री के रूप में सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा बनाते, जो एक बिल्कुल नई बात थी। शिवसेना के अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया कि जो अधिकारी था वो सालू वोटों के गिनती के बीच बार बार बाहर जाकर अंदर आता था, जबकि कानून के मुताबिक जो गिनती है वो बिना किसी रोकथाम से होनी चाहिए। जहां पर भी वोटर एक्स हुई वहां पर ज्यादातर बीजेपी की सीट को फायदा मिला। अगर वोटर एक्स ना होते तो सत्ता कैसे पलट जाती वो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सालू इलेक्शन में ही अल्पसंख्यक को दबाने और मेमोरी फोड़ के किस्से एक के बाद एक सामने आने लगे। चलो मान भी लिया आप पूरे देश को डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उनको तो दीजिए जिसने इस इलेक्शन को लड़ा है, या 7 फीट के थप्पे लगा दो कि वो 6 महीने तक झांसी करते रहे। ज्ञानेश कुमार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, पता है वो कैसे सिलेक्ट हुए? आज से 2 साल पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये 3 मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिसाइड करेंगे। लेकिन संसद इस सलाह को ठुकरा देती है और नया एक्ट 2023 अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस में भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त केंद्रीय मंत्री को स्थान देते, जिसमें 2024 के केंद्रीय मंत्री के रूप में अमित शाह को रखा गया। 2024 में चुनाव के कुछ दिन पहले ही जो हमारे पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे अरुण गोयल, वो इस्तीफा दे देते। अब नए पद के लिए 2024 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में वोट करते, जिसमें ज्ञानेश कुमार को सिलेक्ट किया जाता है। जाहिर सी बात है, अमित शाह व नरेंद्र मोदी एक पार्टी के थे तो वोट भी उसी हिसाब से ही हुआ होगा। उनके 2 वोट और राहुल गांधी का 1 वोट। जो ज्ञानेश कुमार है वो पहले होम मिनिस्ट्री में अमित शाह के साथ ही काम करते थे। यहाँ पर कई पार्टियों ने विरोध भी किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। 19 अप्रैल में इलेक्शन स्टार्ट होते और 4 जून को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 293 सीट मिलती है, जिसमें बीजेपी की 240 सीट थी और इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिलती है, जिसमें कांग्रेस की टोटल 99 सीट थी और बाकी की 16 सीट जो अन्य पार्टियों की थी। कई पार्टियों ने यहाँ पर विरोध किया कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के 20 सीट का जो मार्जिन था वो करीब 59 सीट का था, लेकिन कैसे सिर्फ वोटर राइट्स की वजह से बीजेपी को 75 से 79 सीट का फायदा हुआ, वो मैं अभी एक एक सबूत के साथ आपको बताऊंगा। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ तब शाम को 7 से 9 बजे के बीच जो आंकड़े जारी होते हैं उसमें वो रिजल्ट वाले दिन के आंकड़ों में करीब 4 करोड़ 65 लाख वोट्स ज्यादा थे, जो करीब 7 फेज की सरेराश निकाले तो 4.72% की हाइक्स हुई थी, जो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। 2019 में भी सिर्फ 1% की हाइक्स देखने को मिली थी। यहाँ से हम समझेंगे कि एनडीए की सीट को कैसे फायदा मिला। ओडिशा में करीब 21 मतदान के क्षेत्र थे, जहाँ पर टोटल 42 लाख वोटों की हाइक्स देखने को मिली, मतलब हर एक क्षेत्र में 2 लाख वोट बढ़ गए थे। यहाँ पर एनडीए की जयपुर सीट में जो विनिंग मार्जिन था वो सिर्फ 1500 वोट्स का था, मतलब यदि 2 लाख वोटों की हाइक्स ना होती तो जयपुर वाली सीट एनडीए हार जाती। सिर्फ एक ही नहीं, इसके अलावा कंडलमार, भुवनेश्वर, जगतसिंहपुरा, कुटाक और बेहरामपुरा ऐसी 18 सीटों पर जो विनिंग मार्जिन है वो 2 लाख वोटों से कम है, मतलब सिर्फ हाइक्स की वजह से ही यह सीट पर विजय पाने में एनडीए को मौका मिला है। महाराष्ट्र को भी समझो, यहाँ पर करीब 8.67% की वोटर हाइक्स देखने को मिली, जहाँ पर करीब 82 लाख वोट बढ़ गए, जो हर एक मतदान क्षेत्र में 1,70,000 वोटों की हाइक्स देखने को मिली। यहाँ पर भी बीजेपी को करीब 11 सीटों में मत बढ़ने का फायदा मिला। इसमें जो मुंबई एनडब्ल्यू की सीट है
इसको सिर्फ 48 वोटों से ही एनडीए ने जीत लिया। मतलब ये पूरे 1,70,000 वोटों की हाइक्स ना होती तो एनडीए इसको जीत नहीं पाती। ऐसा करीब 11 सीटों पर जो विनिंग मार्जिन है वो 1.5 लाख वोट से भी कम है। मतलब सिर्फ वोटर राइट्स की वजह से ही इन सीटों को जीतने में एनडीए को फायदा मिला है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी करीब 36 लाख वोट बढ़े तो 10 सीट पर एनडीए को फायदा मिला। आंध्र प्रदेश में 49 लाख वोट बढ़े और 7 सीट पे फायदा मिला। इसे ही कर्नाटक में 6 सीट, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 5-5 सीट, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम में 3 सीट, तेलंगाना में 4 सीट और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और केरला में 1-1 सीट पर ऐसे ही फायदा मिला। आप इस चार्ट को जूम करके एक बार देख लीजिए। ये सब मिलकर करीब 75 से 80 सीट में सिर्फ वोटर राइट्स की वजह से एनडीए को फायदा मिलता है। 5 सीट का वेरिएशन इसलिए रखा क्योंकि कुछ सीट पर बाद में बदलाव हुआ था। जैसे गुजरात के सूरत की सीट में विपक्ष के कैंडिडेट ने हाथ खड़े कर दिए थे और हिस्सा ही नहीं लिया। जहां पर भी वोटर राइट्स हुई उधर सीधा फायदा एनडीए को ज्यादा हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां पर फेज 1 और 2 में एनडीए 16 में से 10 सीट 62% के स्ट्राइक रेट से जीतती है, लेकिन जैसे जैसे फेज 3 से 7 में वोटर राइट्स 0.25% हुई वैसे ही एनडीए की सीट कम होने लगी और 40% के स्ट्राइक रेट पर आ गई और सिर्फ 64 में से 26 सीट ही जीत पाती है। वोटर राइट्स के कम होने से सीट में गिरावट कैसे आ गई ये डाउटफुल पैदा करता है। मामला तब चौंकाने वाला बनेगा जब आप चंडीगढ़ के संसदीय क्षेत्र का डेटा देखोगे। चंडीगढ़ के जियोग्राफिक एरिया, टोटल नंबर ऑफ वोटर, पोलिंग बूथ की संख्या और डिस्टेंस उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से कम है। चंडीगढ़ में जहां पर सिर्फ कुछ लाख लोग ही वोटिंग करते, वहीं पर यूपी में मिलियंस ऑफ लोग वोटिंग करते। फिर भी चंडीगढ़ में 5% की वोटर राइट्स होती है और एनडीए की जीत का अंतर घटकर सिर्फ 2500 वोट ही रह जाता है, जबकि यूपी में लोग इतने ज्यादा है फिर भी सिर्फ 0.25% की हाइक्स होती है। सिर्फ यही नहीं, चंडीगढ़ में मतदान के अंतिम आंकड़ों को 5 दिन की देरी के बाद 6 जून को बताया जाता है। जब भी कमीशन को सवाल पूछा जाता तो कोई भी ठीक से आंसर नहीं मिलता। कभी मैन पावर कम होने का रीजन देता या कभी लोकेशन और डिस्टेंस की दूरी को आगे रखता। अप्रैल 26 में फेज 2 का फाइनल फिगर तक तुरंत डिक्लेयर नहीं किया। बाद में नेशन वाइज प्रोटेस्ट होने के बाद 30 अप्रैल को फाइनल फिगर जाहिर किया जाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रॉमिस किया था कि फाइनल फिगर मतदान के दूसरे दिन ही बता दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे फ्रॉड के आरोप भी लगते गए। फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र में एक पार्टी के समर्थन पर अल्पसंख्यक को धमकाने और वोट देने से रोकने का आरोप लगाया जाता है। जब लोगों ने समूह में जाकर साहस किया तो पुलिस ने ही उन्हें रोक दिया। सभी लोग बिना वोट डाले ही वापस आ गए। इस कदरगंज के मतदान केंद्र में सिर्फ 55% ही मतदान हुआ, जबकि 2022 में 84% और 2019 में 78% मतदान हुआ था। इसी तरह मदनपुर पोलिंग सेंटर में भी सिर्फ 47% ही वोटिंग टर्नआउट हुआ, जबकि 2019 में 65% और 2022 में 70% मतदान हुआ था। वोटिंग के टाइम तो आरोप लगे, लेकिन वोटिंग के गिनती के टाइम पे रिटर्निंग ऑफिसर MS वंदना सूर्यवंशी पर आरोप लगा कि चुनाव के परिणाम की घोषणा के समय उम्मीदवारों के हस्ताक्षर ही नहीं लिए। शिवसेना के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो कई बार मन से बाहर जाता, मोबाइल में बातें करता और रिजल्ट की घोषणा ही नहीं की। कई केंद्रों से मेमोरी फ्रॉड के किस्से सामने आने लगे। 20 जून 2024 को इलेक्शन कमीशन को जली हुई मेमोरी और EVM की गड़बड़ी की जांच के 11 निवेदन प्राप्त होते, जिसको 45 दिन के अंदर ही इसी को जांच कर जवाब देना होता है। इन सभी बातों में एक केंद्रित मुद्दा बनता है वोटर राइट्स का। क्या सही में
शाम 8 बजे के बाद इतने सारे लोग वोट देने आते, ये मुद्दा विपक्ष ने भी उठाया है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जिसमें कर्नाटका के महादेवपुरा संसदीय क्षेत्र को एक्सपोज करते। करीब 11,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे। 40,000 लोगों के एड्रेस पे हाउस नंबर 0 लिखा था। 10,000 बल्क वोटर थे। 4,000 लोगों के इनवैलिड फोटोग्राफ और 33,000 वोटर्स फॉर्म 6 का मिसयूज करते नजर मिले। करीब 1 लाख फेक वोटर्स का राहुल गांधी ने एलिगेशन प्रूव किया। यह सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र का डेटा था, जिसकी जांच करने में विपक्ष को 6 महीने लग गए, क्योंकि सिर्फ 7 फीट की वोटर लिस्ट दी गई थी। वो डिजिटल वोटर लिस्ट देने से इसी ने साफ मना कर दिया। जो सीसीटीवी फुटेज को देखने का 1 साल का नियम था, उसे भी इसी ने घटाकर 2025 में 45 दिन का ही कर दिया। रिटायर्ड IAS देव सहायम, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के प्यारालाल गर्ग, IIT कानपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर हरीश कर्णिक एक डिटेल 150 पेज का रिपोर्ट भी तैयार करते, जिसे वोट फॉर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नाम दिया गया। लेकिन याद रखो, यहाँ पर आप डेटा देखकर सिर्फ सवाल कर सकते हो, पर सीधा बिना प्रूफ के आरोप नहीं लगा सकते। इसीलिए क्या 2024 में हुई 5.5 से 5 करोड़ की वोटर राइट्स सही थी या वो बल्कि वोटर्स थे, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप ही इस लोकशाही देश के अमूल्य रत्न हो।